चलिए पढ़ते हैं ना। इसको साइड सॉल्व कर लो थोड़ा, इसको साइड कर लो अभी इसको। हाँ इसको अभी ऐसे नहीं उठ के होता है ना, ऐसे बैठे रहोगे कैसे कितना होगे, है ना। जिस जिस चलिए है ना। कितने लोग नए हैं? पांच, आप भी है ना, आप भी 3 लोग हैं ना। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें क्या? स्टार्टिंग से करें, स्टार्टिंग से ही करें। हाँ चलिए 3 लोग है ना, ठीक है। आज से स्टार्ट हो रहा है ना, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ना। सेट, ठीक है ना। वैसे आप लोग क्या करते हो, आप क्या करते हो, कुछ करते हो, आप केवल पढ़ाई करते हो? कहाँ पे? कहाँ पे? अच्छा केस काल में। अच्छा अच्छा, हाँ। तो एमएससी आपका कब हुआ है? अच्छा अच्छा, अभी पेपर अभी एमएससी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। हाँ आपका, अच्छा अच्छा, तो एमएससी वगैरह कब की हो गया है ना? हाँ आपका, अच्छा आपका तो बता ही चुके हैं। ठीक है बता दो सब लोगों को, है ना। 2016 2022 में ना। बाकी ऑनलाइन वाले तो बता नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ना सेट का। चलिए आज से स्टार्ट करें ना, जो लोग आप पढ़ भी चुके हैं थोड़ा उनका रिवाइज भी हो जाएगा। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आज से कंटिन्यू आपका जो है क्लास चलेगा, ठीक है। और डेली 2 क्लासेस होंगी। क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं रियल से, रियल में क्लास लूंगा, और एक सर जो है ओडी क्लास लेंगे, है ना। पहले चलता रहेगा आपका, ठीक है। चलिए तो देखो सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट आपका नेट का सिलेबस है ना। लेकिन नेट लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं आएगा, है ना। नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। नेट लेवल का पढ़ाएंगे तो बहुत डीप में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेट वाले भी स्टूडेंट बैठे हैं ना, तो उन लोगों को जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उनको रिवाइज हो रहा है। तो ज्यादा डीप में उस टाइप से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जितना भी सिलेबस है वो सब लेके चलेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है ना। चलिए व्हाट इज द सेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है ना। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है ना, एस इज इक्वल टू ई ए बी सी, ठीक है। इट इज द सेट, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। और एस इज इक्वल टू मान ले रहे हैं ई ए बी बी सी, ये इट इज नॉट ए सेट, है ना। ये सेट है, ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है, तो एलिमेंट जो है ना वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्लियर ना। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के सेट होते हैं ना, उनको लिख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, इसको है ना हम लोग नोटेशन में कैसे यूज करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में इस टाइप से। जैसे केवल आर लिख लेते हैं ना, तो इसमें का क्या मतलब है, राम, है ना, राधा, है ना, जो भी कुछ है ना। तो उस हिसाब से जो है ना इस टाइप से लिखेंगे ना, क्योंकि ये मैथमेटिक्स, एक्चुअली मैथमेटिक्स में जो है आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना, तो इस टाइप से कुछ सिंबल दिखेगा, है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और इसी को हम लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दिस इज द क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ओके। क्यू कॉम्प्लीमेंट इट मींस आर माइनस क्यू, है ना, इट मींस आर माइनस क्यू, ठीक है ना। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इज रेशनल नंबर, ओके। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ओके। सी, है ना, सेट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके ठीक है, लिख भी रहे हो आप लोग? लिखना है, नॉर्मल सा है, लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं भी लिख सकते हो ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ओके, लेट A and B are any two sets, then Cartesian product A class B किस टाइप से डिफाइन होगा? A comma B such that A belongs to A and B belongs to कैपिटल B। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल है ना सिंपल से कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों का मान लेते छोटा भी है ना, 2-4 साल 5 साल, वो लोग भी कवर अप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट A इज इक्वल टू EABC एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 ही ले रहे हैं ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B किया जाएगा, E1 है ना, E1 फिर E2 फिर E3 and next is A1 A2 A3 and B1 B2 and B3 and next is C1 C2 and next is C3। it is the Cartesian product of A cross B and Cartesian product of B cross A is equal to क्या जाएगा? दिस इज द 1 E 2 E है ना। इस टाइप से आपको जो है पोजीशन है जो इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे E है, सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो इसका जो B क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा 1 क्रॉस E 1 E है ना, और 2 E। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि मतलब इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं ना कि E1 इज इक्वल टू 1 E, इट इज नॉट, है ना, क्योंकि आप जैसे देख रहे होंगे कि R2 R क्लास R में देखेंगे तो R क्लास मींस R2, तो R2 प्लेन में 1 2 की पोजीशन और 2 1 की पोजीशन अलग अलग पोजीशन होती है। जैसे R2 प्लेन में देखेंगे, ठीक है, तो 1 2 का मींस है कि x एक्सिस में आप 1 चलेंगे, 1 डिस्टेंस 1 लेंथ, एंड y एक्सिस में 2 लेंथ। तो ये पॉइंट जो आपका इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का क्या नाम देंगे? पहले लिखते हैं x वाले, है ना, 1 2, लेकिन 2 1 में देखेंगे तो x एक्सिस में 2 लेंथ चलेंगे और y एक्सिस में 1 लेंथ चलेंगे, तो इस पॉइंट का नाम बोलेंगे 2 1। तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 और 2 1 अलग अलग पोजीशन है। सो A कामा B या A क्रॉस B इन जनरल बोल सकते हैं A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरल, है ना, कुछ कुछ किस्म में हो जाता है। ठीक है ना, तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है, इन जनरल। ओके, चलिए इसको हटा दें, नॉर्मल सा है ना। आगे लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है ना, वो डायरेक्टली जो है सिंपल से क्वेश्चन, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, या क्यू क्रॉस क्यू है, उसमें पूछ देगा कि ये जो सेट है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है ना। सेट क्रॉस एन मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस टाइप से आप देखोगे ना एन क्रॉस एन, ये आपसे बोलेगा ये सेट जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ना। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है ना। नेट के क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत ज्यादा डीप में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया, नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है ना, नॉर्मल से क्वेश्चन है। लेकिन और एक चीज है कि आपको जो है नेट आपको क्वालिफाई करना है ना, तो आप जो है केवल 2 बुक को, आप केवल प्योर पोर्शन को ही पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हो। प्योर पोर्शन मतलब आपको जो है यदि आपसे बोला जाएगा तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना, और प्लस आप ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को भी लेके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बट सेट में ऐसा नहीं है, सेट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रियल और लीनियर का जो वेटेज रहता है वो 120 नंबर का रहता है आपका, है ना। बट सेट में ऐसा नहीं है। सेट में आपका रियल और लीनियर जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेटेज हो जाए, सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है लगभग, है ना।
तो आप जो है सेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेबस ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यही आपका जो है लॉजिक उसमें भी चलता है, आपका जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी ऐसे चलता है। उसमें भी बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। नेट में क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज पढ़ना है वो डीप में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, समझे ना। इसीलिए क्या होता है, नेट वगैरह क्वालिफाई करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, और सेट का एग्जाम जो है वो इजी हो जाता है। आप देख रहे होंगे ना कि सेट का एग्जाम क्या हर स्टेट में होता है? होता है क्या हर स्टेट में होता है? नहीं होता है, हर स्टेट में नहीं होता है, ठीक है ना। सेट का एग्जाम जो है जैसे आप देखोगे छत्तीसगढ़ में हो जा रहा है ना, महाराष्ट्र में हो जा रहा है, एमपी में हो जा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें सेट का एग्जाम होता ही नहीं है। जैसे आप यूपी में देखोगे, कब हुआ था सेट एग्जाम नहीं पता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहता है कि हमारे ही स्टेट के जो है कैंडिडेट उनको जॉब मिले, है ना। तो आप देखोगे छत्तीसगढ़ में तो नेट वगैरह क्वालिफाई किए बहुत इक्का दुक्का मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो वो भी क्या करता है, थोड़ा सा इजी एग्जाम जो है करके अपना अपने ही स्टेट पे जो है ना, कि वही लोग उनको जॉब मिले, क्योंकि उनको भी क्या करना है, पॉलिटिक्स में आना है ना, उनको भी क्या करना है, उनको भी सीट लेना है। जैसे आपको सीट लेना है तो उनको भी सीट लेना है ना, अपने स्टेट में फिर से सीएम बनना है, जो भी कुछ है। तो इसी टाइप का करते हैं, वो अपने ही स्टेट को जो है गवर्नमेंट जॉब देने का प्रेफर करते हैं, इसीलिए सेट का एग्जाम कराते हैं। यूपी में देखोगे तो सेट का एग्जाम नहीं है, क्योंकि जो हाँ वहाँ पे जितनी सीट होती है ना, उससे कई गुना जो है वहाँ पे नेट क्वालिफाई ऑलरेडी है ना, ऐसा है। इसीलिए आप लोगों को बेनिफिट मिला है ना, कि सेट का एग्जाम निकाल के जो है आपको जॉब ले लो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है ना, वो नेट का कोचिंग करते करते नेट क्वालिफाई जैसे है ना, सेट क्वालिफाई कर लिए है ना, और जॉब ले ले, लेकिन अभी तक उनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, समझे ना। क्योंकि उनको जॉब मिल गया, आप नेट के करने की क्या जरूरत है, जॉब मिल गया तो उसी में बिजी हो गए। और एक बार जॉब मिलने के बाद कौन कहाँ पढ़ता है, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, समझे। और वो भी अच्छी खासी जॉब है, सिर्फ प्रोफेसर की जॉब है, उसके बाद फिर कहाँ पढ़ने का टाइम है ना। कि नेट क्वालिफाई के बाद तो एलिजिबल तो ऑलरेडी है ना, जॉब मिल गया, अब क्या करेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी कार्डिनलिटी है ना, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ठीक है ना। क्या होता है, लेट एस बी द एनी सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ एस इज डिनोटेड बाय, ठीक है, दिस आर सी आर डी कार्डिनलिटी ऑफ एस, है ना। एंड इट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या होता है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दैट सेट नाम भी देना चाहें तो एस दे सकते हैं ना, दैट सेट एस, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे आपसे बोला जाए कि है ना, ओके, जैसे सपोज दैट एस इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, है ना। सो कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सो इट इज इक्वल टू डायरेक्ट सिंपल सा 5 लिख दिए, क्लियर ना, ठीक है। जैसे एस इज इक्वल टू, अब क्या है, इम्पटी सेट भी जो है जिक्र होता है कि इम्पटी सेट में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं। इम्पटी सेट क्या होता है ना, ऐसे सेट इम्पटी सेट की डिफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स आर कॉल्ड इम्पटी सेट, है ना। इम्पटी सेट, या इसको वाइड सेट भी हो सकते हैं, इम्पटी सेट या वाइड सेट या नल सेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इम्पटी सेट क्या होते हैं, कि ऐसे सेट जिनके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उन सेट को क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट या वाइड सेट या नल सेट, है ना। एंड डिनोटेड बाई दिस फाइव आर, दिस नॉर्मल सा दिस ना, कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए। तो इस टाइप से आप इससे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यदि आपके पास इम्पटी सेट है ना, तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है ना, तो उसकी कार्डिनलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जीरो, है ना। तो सपोज एस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, सो कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एम्प्टी सेट ही ऐसा होता है
जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होते मतलब उसकी कर्नलिटी 0 होती है। और एम्प्टी सेट के अलावा जो सेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी बोलते हैं, और उनकी कर्नलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जो एम्प्टी नहीं है उनको नॉन एम्प्टी बोलते हैं, और उसकी कर्नलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, चलिए लिखना है, क्या लिख रहे हो? चलिए आगे नेक्स्ट लिखते हैं, पावर सेट। लेट S be the any set then power set of S is equal to collection of all subsets of S। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S। ठीक है ना, S हमारा कोई सेट है, उसके पास कितने सबसेट्स हैं ना, उनका कलेक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे S इज इक्वल टू मान ले रहे हैं A कामा B, हम हमारे पास दो एलिमेंट हैं। ठीक है ना, तो इसके क्या करेंगे, सबसेट्स का कलेक्शन करेंगे। तो इसके पास पहले क्या करते हैं, सबसेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, S1 निकालते हैं। S1 को हम इम्प्टी सेट लिख सकते हैं, क्योंकि इम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। इम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। सो S1 इज द आल्सो S1 इज द सबसेट ऑफ S, एंड S2 is equal to singleton A, it is also subset of S। S3 is equal to singleton A, and S4 is equal to A comma, सॉरी ये A लिख दिया ना, बोले भी थे ना, बोले भी थे ना। ठीक है, चलिए, है ना। सो पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज द फाई सिंगलटन A, सिंगलटन B एंड A comma B। सो इट इज द पावर सेट ऑफ S। क्लियर ना, इसमें क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ही बना रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ, है ना, सबसेट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। वही जो सेट आएगा उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट बोल देंगे। क्लियर, ठीक है। सिंपल सा एस इक्वल टू मान ले रहे हैं ए बी सी हो गया, तो इसके पावर सेट क्या बनेगा, बोलिए पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, निकालिए ना, बोलिए बोलिए, निकालिए, बनाइए, है ना। क्या आएगा, सबसे पहले क्या दे देंगे, फाइव, क्योंकि फाइव तो आपको भूलना ही नहीं, फाइव क्योंकि हर एक जो है इम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। सो फाइव सबसेट ऑफ एनी सेट, फाइव सबसेट ऑफ एनी सेट, सो फाइव सबसेट। फिर क्या करेंगे, ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए कामा बी, एंड नेक्स्ट इज बी कामा सी, एंड नेक्स्ट इज सी कामा, या ए कामा सी या सी कामा ए कर सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट इज ए बी कामा सी। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे पावर सेट में कितने सबसेट हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, है ना। तो आप देख रहे होंगे कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। तो इसको हम, इसकी यदि कार्डिनलिटी यदि लिखनी हो तो इसको हम 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि ये जो सेट है ना, क्योंकि पावर सेट में जो एलिमेंट है वो एज ए सेट है, पावर सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, एज ए सेट है। ठीक है ना, सो इट इज इक्वल टू 2 की पावर 3, है ना। इसके हम इसका पावर सेट की कार्डिनलिटी निकालेंगे तो कितनी होगी, 2 की पावर 4, मतलब 4 इट इज इक्वल टू 2 की पावर 2, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इस सेट में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 2 की पावर 2, है ना। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3, है ना। अब ये ऐसा सेट होगा जिसमें 4 एलिमेंट होंगे या 4 एलिमेंट होंगे, तो उसके उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 4। ओके, तो हम इन जनरल नोट में लिख सकते हैं, इफ कार्डिनलिटी ऑफ S इज इक्वल टू n, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू 2 की पावर n, और इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ S। ओके, एनी डाउट, है ना। सो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ S। ठीक है, चलिए लिखना है क्या इस चीज को,
लिखना हो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो चलिए इसको हटा दें। अभी ठीक है ना, वो बोर्ड लग जाएगा है ना, तो उसमें क्या करेंगे, आपका पीडीएफ जो है बना के शेयर भी कर दिया करेंगे ग्रुप में, है ना, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। चलिए नहीं लिख पाए, लिख लेना। चलिए तो सपोज दैट एस में हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू सपोज दैट एन है, ठीक है। एन का मीनिंग क्या है कि उस सेट के पास कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट है ना। तो उसके पावर सेट जो होता है, पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ, या है ना, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, ठीक है। whose cardinalities इज जीरो, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग क्या किए थे कि एस में यदि हमारे पास मान लेते हैं दो एलिमेंट हैं, है ना, तो इसके पावर सेट में क्या कर रहे हैं, जो पावर सेट हम लोग बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी और ए कमा बी, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, जो फाई है वो हमने क्या किया, ऐसे कलेक्शन, ऐसे सबसेट का कलेक्शन किया जिसके जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, जीरो, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं। फिर क्या किए हैं, ऐसे सबसेट का कलेक्शन किए हैं जिसकी कार्डिनलिटी कितनी हो, वन हो। फिर ऐसे सबसेट का कलेक्शन किया है जिसकी कार्डिनलिटी टू हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सबसेट मैक्सिमम मिल सकते हैं जिसकी कार्डिनलिटी टू हो, उससे ज्यादा कार्डिनलिटी के एलिमेंट सबसेट मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते, क्योंकि सेट की ही कार्डिनलिटी टू है, तो थ्री कार्डिनलिटी का सबसेट कोई भी नहीं मिल सकता। इसीलिए क्या करेंगे, जो कार्डिनलिटी इसकी होती है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी देखेंगे ना, तो कार्डिनलिटी या पावर सेट आप एस से निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसे सबसेट बताइए जिसकी कार्डिनलिटी जीरो हो। कितने सबसेट हैं, एक है, कितने सबसेट हैं, एक, ठीक है। ऐसे ऐसे सबसेट बताइए जिसकी कार्डिनलिटी टू हो, तो कितने हैं, दो हैं, ठीक है ना। ऐसे सबसेट बताइए जिसकी कार्डिनलिटी टू हो, ऐसे सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी वन हो, है ना, वो कितने हैं, टू है। ऐसे सबसेट जिसकी कार्डिनलिटी टू हो, कितने हैं, वन है, तो पूरा टोटल मिलके क्या आ जाएंगे, फोर, और यही क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एस आ गया, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि यदि कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू एन है, तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, ऐसे कलेक्शन ऑफ दो सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एस व्हिच कार्डिनलिटी इज जीरो प्लस कलेक्शन ऑफ दो सबसेट whose quantity is 1, फिर कलेक्शन ऑफ दो सबसेट whose quantity is 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, ठीक है। लास्ट में क्या जाएगा आपका, एन आ जाएगा, लास्ट में क्या जाएगा, एन आ जाएगा, क्लियर ना, इसको हटा देते, चलिए ठीक है। तो इसको देखेंगे ना, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एस हुज कार्डिनलिटी ऑफ जीरो, तो ये वैल्यू आ जाती है एनसी नॉट प्लस एनसी वन, है ना। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ दो सबसेट हुज कार्डिनलिटी इज वन, है ना। फिर क्या होगा, डॉट 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 एनसी टू प्लस एनसी थ्री और प्लस डॉट 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 एनसी एन, ये आ गया, है ना। और ये आएगा कितना, ये एक्चुअली कितना आना चाहिए, टू की पावर एन आना चाहिए था, क्या आना चाहिए, टू की पावर एन आएगा, है ना। तो इसको कैसे करते हैं, टू की पावर एन कैसे आता है उसको देख लीजिए। आपको पता है कि वन प्लस एक्स की पावर एन का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वन प्लस एन, है ना, क्या ऐसे लिख सकते ना, ठीक है, हाँ, एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर एन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि x इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस वन की पावर एन, इट इज इक्वल टू टू की पावर एन इज इक्वल टू एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू और प्लस डॉट 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 एन सी एन हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, किसकी इक्वल हो गई, टू की पावर एन के इक्वल हो गए, तो इसको हम ले सकते हैं टू की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें देखो, ये हमने डिराइव किया है, ठीक है ना, हमने निकाला है कि फार्मूला कैसे आया है ना, तो इसका यूज भी क्या है इसका समझिए, क्योंकि
कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है ना, कि देखो 3 साल का आपका एग्जाम हो भी चुका है, अभी देखो 17, 18, 19 है ना, 17, 18, 19 सेट का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। तो जितना वो लेवल आया है पेपर ना, तो उससे कम तो लेवल नहीं होगा। अब देखोगे 17 का जो एग्जाम हुआ है सेट का एग्जाम, उसका लेवल थोड़ा डाउन था, 17 और 18 का उससे थोड़ा हाई किए, और 19 का उससे हाई की। आप देखोगे 17 में बहुत सारे क्वेश्चंस में गलतियां थी, क्योंकि वो भी अपने को अपडेट किए। 17 में क्वेश्चन देखोगे तो रियल के कम से कम 5-6 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। 18 में करेक्शन किए, कुछ कम गलतियां हुई, 19 में और कम गलतियां हुई, और थोड़ा स्टैंडर्ड भी अपना मेंटेन कर लिए। तो आपको थोड़ा उसको हाई लेवल भी थोड़ा पढ़ना है, मतलब हाई लेवल का मतलब जितना पूछ रहे हैं ना, उससे थोड़ा और स्टैंडर्ड आपका मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपका जो एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम जो है सेट का एग्जाम इसके बाद कब होगा, उस टाइम का तो आपको लगातार 3 साल तक हो गया था, 17, 18, 19। इस बार इसी का परमिशन मिला है, इसी ईयर का, इसी साल का। इसके बाद होगा नहीं जरूरी है ना, तो निकाल लो, बहुत अच्छा चांस मिला है, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि सपोज दैट कर्नल्टी आप एस इज इक्वल टू मान ले रहे हैं, सपोज दैट 4 है, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं S1, ठीक है ना, या ए बना रहे हैं, है ना, ए बना रहे हैं। ए सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ दो सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ दोस सबसेट्स ऑफ एस whose cardinality is less or equal to, सपोज दैट 2 हो गया, है ना। ये कितना आ जाएगा, इसकी कितनी कार्डिनलिटी आएगी, है ना, या इसकी कलेक्शन ऑफ दोस्त, हाँ कार्डिनलिटी ऑफ दिस, है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या आएगा ना, सॉरी ये ए हमने ये बना दिया ना, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बोले भाई। इसमें कहां तक जा रहे हैं, लेस आर इक्वल टू 2 तक जा रहे हैं ना। तो यदि इसमें फार्मूले में रखोगे तो एन की वैल्यू क्या है, एक्चुअली 4 है, एन की वैल्यू क्या है 4 है ना। तो जो सेट आएगा वो क्या जाएगा, एनसी नॉट प्लस एनसी 1 और प्लस एनसी 2 तक आएगा, और एन की वैल्यू क्या है 4, 4C नॉट प्लस 4C 1 प्लस 4C 2, जो भी आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको 3 तक पूछता तो क्या करते, 4C3 भी निकालते, 4C3 पुन निकालते हैं ना। और यदि पावर सेट पूछता उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला रख सकते थे, 2 की पावर n, है ना, कहां गया ये 2 की पावर n, है ना। n की वैल्यू 5 होती ना, यहाँ पे 4 दिया है ना, तो क्या था 2 की पावर 4, ये 16 आ जाता, समझे, ठीक है। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। पावर सेट पूछ रहा है ना, कि यहाँ पे ये एक्चुअली पावर सेट नहीं है, इसमें क्या कर रहा है कि ऐसे सबसेट का कलेक्शन कर रहा है जिसकी कार्डिनलिटी ज्यादा 2 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 2 का मीनिंग क्या होगा, 0 कार्डिनलिटी का भी सबसेट कलेक्ट करोगे, है ना, 1 कार्डिनलिटी का भी सबसेट कलेक्ट करोगे, और 2 कार्डिनलिटी का भी सबसेट कलेक्ट करोगे, ओके, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, और क्वेश्चन कहां से बन जाए ये आपको नहीं पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ के बहुत ज्यादा गए हो ना, और पूछ देता है नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ देता है, समझे। आप क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वगैरह जब पढ़े होगे ना, तो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ गए। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कॉची रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन से, पढ़े नहीं पढ़े सीआर इक्वेशन, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है, वो भी नहीं बना, समझे ना, वो भी नहीं बना, पढ़ के तो पूरा कॉम्प्लेक्स गए हो। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, काची रीमानी क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नहीं बना, तो क्या मतलब है, समझे, ठीक है। और ऐसा नहीं है जो आप पढ़े हो ना, यूएस इक्वल टू यू वाई, है ना, यूएस इक्वल टू वी वाई, और यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स, यही काची रीमानी क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो है काची रीमानी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अभी जो कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां से आइडिया लग जाएगा। लेकिन गेट वगैरह में तो नॉर्मल से ही क्वेश्चन आएंगे, सॉरी गेट बोला हूँ, सेट में ना। चलिए देखते हैं ना, चलिए। तो अच्छा, आपसे बोला जाए कि ए क्रॉस बी, है ना, सपोज दैट कि पावर सेट ऑफ, सपोज दैट ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, सपोज दैट एन है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू सपोज दैट एम है।
सो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, निकालिए। कोई भी पावर है ना, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा कोई सेट है, इसको हम सी भी मान सकते हैं ना, तो ये क्या है, पावर सेट ऑफ सी है एक्चुअली, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी पूछ रहा है ना, तो ये क्या जाएगा, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सी, और कार्डिनलिटी ऑफ सी का मीनिंग क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, वही क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ सी हो जाएगा, और इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, इट इज इक्वल टू एम इंटू एन, तो ये एक्चुअली क्या जाएगा 2 की पावर एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो मैं रिलेशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि रिलेशन वगैरह ग्रुप का पार्ट है। रिलेशन क्या होता है ना, एक ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, या ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, है ना, यदि आपसे बोला जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लास 5, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, बोलो। हाँ, कितना हो जाएगा, चलिए इसको नहीं समझ आ रहा ना, तो ये मान लेते हैं s इज इक्वल टू 1,2 है, ठीक है ना, तो x क्रॉस 5 इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, बोलो। अभी तो आप निकाले हैं ना कि यदि a क्रॉस b है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनलिटी ऑफ b, यहाँ पे क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ s इंटू कार्डिनलिटी ऑफ 5, और कार्डिनलिटी ऑफ s कितना है 2, कार्डिनलिटी ऑफ 5 कितना है 0, कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है एग्जाम में आपका जो है, आपका सेट का जो एग्जाम है वो आपका समझ लीजिए 90% या 80% जो सिलेबस है वो आपका बीएससी का है ना, और 20% सिलेबस वो एमएससी का है, ठीक है। एमएससी में बस क्या आएगा आपका, एमएससी में आपका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, है ना, और आप सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ द फंक्शन, कुछ कुछ रियल का पार्ट आ जाएगा, टोपोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, और कुछ पार्ट फंक्शन का आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी ओ डी पी डी सी ओ बी इंटीग्रल जो भी पढ़े हो ना वो पूरा बीएससी का पार्ट आ जाएगा, लीनियर अलजेब्रा यहाँ तक, ठीक है। आपको नॉर्मल सी जो क्वेश्चंस हैं वो बीएससी लेवल की आएंगे, नेक्स्ट। व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन क्या होता है तो बताएगा, फंक्शन क्या होता है बताइए। हाँ रूल, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कि अगर दो चर ए और बी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसमें से एक चर का मान दूसरे चर पर निर्भर करता है, तो सीएम के द्वारा निर्भर करता है उसको फंक्शन कहते हैं, ये फलन कहता है। अच्छा अच्छा, और कोई, फंक्शन इज ए टू बी, कैसे एमएससी में कैसे पेपर देते हो, इंग्लिश में, हाँ तो एमएससी में तो इंग्लिश ही होगा, हाँ, अभी बोलने में कर दो। हाँ ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, इतना, चलिए ठीक है ना, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा वो है ना उस टाइप से प्रॉपर हिंदी नहीं भी बोल पाऊंगा, ठीक है। जैसे ए हमारा सेट है, इसमें मान लेते हैं ए बी सी, कुछ भी आप 1 2 3 भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है ना, मेरा बी एक्चुअली पूरा क्लोज नहीं हो पाता है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, सी डी ई कुछ भी ले लिए, इधर में क्या किया 1 2 3 4 ही कर दीजिए ना। अब क्या होना चाहिए, फंक्शन कब बोलेंगे कि जो है आपके ए और बी जो होने चाहिए वो नॉन इम्प्टी सेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, नॉन इम्प्टी सेट होने चाहिए, क्योंकि हम जो है इमेज देंगे तो इमेज के लिए क्या करोगे, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज दोगे तभी तो कुछ फंक्शन होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सेट है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, जरूरी है, इधर भी। अब यहाँ पे जब एलिमेंट उठाओगे तो उसकी इमेज दोगे, अब इमेज दोगे तो भी क्या आएगी, कुछ एलिमेंट ही आएगा ना, तो इधर भी क्या होना चाहिए, कम से कम एलिमेंट एक होना चाहिए, मस्ट है ना, तो ए और बी क्या होने चाहिए, नॉन इम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन इम्प्टी सेट होना चाहिए। तो आप घर में ही देखोगे ना, कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन मतलब बर्थडे हो, आपका शादी हो, या किसी का शादी, आपका नहीं है, किसी का शादी हो ना, कुछ भी है, ठीक है, तो वहां पे अब बिना कैंडिडेट आए फंक्शन हो सकता है, फंक्शन है मतलब कुछ कैंडिडेट आएंगे,
आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है, या मान लीजिए शादी का है प्रोग्राम, ठीक है, तो शादी में क्या है, कहीं पे मैरिज हॉल में है ना, तो आपके भी कैंडिडेट जाएंगे, उधर से भी कैंडिडेट जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? या आपकी तरफ से कैंडिडेट के उधर से कोई आए ही नहीं, शादी हो सकती है, फंक्शन हो सकता है? या उधर से कैंडिडेट आ गया, आपकी तरफ से कोई गया ही नहीं, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, ए और बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे ये चीजें इतनी यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे इन द सेंस मतलब आपको नेट, आपको सेट या नेट क्वालिफाई करने के लिए ये रिक्वायरमेंट, इतना ज्यादा डीप में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि और ए और बी पे, ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यहाँ पे फोकस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप सिर्फ प्रोफेसर के लिए जो है तैयारी करोगे, या सिर्फ प्रोफेसर के एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद जब इंटरव्यू में जाओगे ना, तो जब आपसे पूछेगा फंक्शन की डिफिनेशन बताइए, है ना, तो आप वहां पे यदि यदि आपने ए और बी नॉन एम्प्टी नहीं बोले ना, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, फिर दे देगा कि ए और बी एम्प्टी दे दिया, आप बोलेगा कि फंक्शन बनाओ, तो आप क्या करोगे वहां पे, है ना। तो ये चीजें जो है आपके लिए वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीजों के उस हिसाब से पढ़िए, इंटरव्यू के भी हिसाब से आप पढ़िए, डीप में पढ़िए चीजों को, है ना, तो आपका इंटरव्यू आपका भी क्वालिफाई हो जाए, है ना। चलिए, तो ए और बी क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, पहली बात तो ये। अब यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दूसरी बात है, पहली बात तो ये ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी इमेज ना हो, किसमें, बी में। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ए से बी में है। क्लियर? तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे दे दिया, और इमेज होनी चाहिए वो भी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं चाहिए, और इसकी जो भी इमेज होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, बी में, ऑब्वियसली बी में होगा। और यहाँ के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज समझते हो ना, यूनिक का मतलब है कि एलिमेंट की एक ही इमेज हो। क्या हो, एक ही इमेज हो। एक ही इमेज का मतलब ये है कि इससे एक इमेज कितनी है बताइए, एक ही इमेज है, मतलब 2 पे जा रहा है, मतलब एक ही इमेज है। बी को कहाँ भेज दे, यहाँ पे भेज दे। सी को कहाँ भेज दे, यहाँ पे। सी की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है। इसको कहाँ भेज दे, यहाँ पे। इसको कहाँ भेज दे, यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि ई की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है ना। तो ये फंक्शन है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, नहीं छूटा। तो ये फंक्शन कहाँ से है, ए से बी में क्या है, ये फंक्शन है। पक्का? अब यदि इसी को यदि हम मान लेते हैं, ए बी सी डी ई कर देते हैं, और ये 1 2 3 4 कर देते हैं, यहाँ पे इसको भेज दिए, 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 यहाँ को इसको भेज दिए, इसको ऐसे भी कर दिए। अब ये फंक्शन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट 2 हैज नो यूनिक इमेज। एलिमेंट 2 हैज नो यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब एक इमेज नहीं रख रहा, दो इमेज रख रहा। तो डी की इमेज क्या है, 2 भी है। डी की इमेज क्या है, 4 की भी है। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, है ना। तो इसी को जो है यदि हम इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोल सकते हैं कि फंक्शन इज ए रूल। हम लोग क्या किए, रूल ही तो बनाए हैं ना। अब इसी में देखना थोड़ा, हम क्या करते हैं, यदि ऐसे हटा देते हैं ना, ये हटा देते हैं, तो क्या है, ये हमने ये जो लाइन खींच रहे हैं, इमेज दे रहे हैं, तो ये क्या करें, अपने अकॉर्डिंग रूल बना रहे हैं ना। क्या करें, कोई हमसे ऐसा नहीं, कोई हमसे बोल रहा है कि ऐसा ही करो, है ना, आप भी कर सकते हो। बस जो है चीजें क्या होनी चाहिए, यहाँ का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। आपको ऐसा भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो मैं ये दोनों में क्या है, अब ये फंक्शन हो जाएगा ना। अब देखोगे तो दोनों में क्या है, अलग अलग चीजें। देखो ए की इमेज कहाँ जा रही है, यहाँ पे 2 जा रही है। इसकी कहाँ जा रही है, 2 जा रही है, ठीक है। बी की इमेज यहाँ पे कहाँ जा रही है, 3 जा रही है। यहाँ पे कहाँ जा रही है, 1 जा रही है। तो ये दोनों में क्या है, दोनों फंक्शन अलग हैं, है ना। तो दोनों के यहाँ ये फंक्शन है, दोनों क्या है, फंक्शन है। तो हम जो रूल बना रहे हैं ए से बी में, वो अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, फंक्शन को क्या बोलोगे, फंक्शन इज ए रूल फ्रॉम 2 नॉन-एम्प्टी सेट ए एंड बी, है ना, such that every element of A, capital A has unique image in B। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, लेट जो बोले हैं ना उसी को लिख लीजिए। ए लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना। देन फंक्शन from A to B is a rule, as a rule को नाम देते थे f from A to B such that means इस प्रकार से, such that every element of
A has unique image in B, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो फंक्शन बोल दिया ना, वही फंक्शन को क्या है ए टू बी, वो क्या इज ए रूल है ए से बी में, है ना? फंक्शन क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए से बी में क्या है, एक रूल है, ठीक है ना? चलिए, एंड डिनोटेड बाई एफ फ्रॉम ए टू बी, ये जैसा नोटेशन में लिखा है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, ये फंक्शन है कहां से, ए से बी में, है ना? यदि ऐसा लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, वो फंक्शन है बी से ए में, यहाँ ए से बी में, यहाँ बी से ए में, ठीक है ना? ऐसा चलो, क्या इसको डाउट है, पूछना है, बोलो भाई। चलिए नेक्स्ट, ओके, इसको हटा दें क्या, लिखना है? अच्छा, जो सेट ए है हमारा उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। जो सेट ए है उसको क्या बोलेंगे, जो ए है उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ, एफ मीन्स फंक्शन, है ना? और जो बी है उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ एफ, है ना? अब आता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी आता है साथ में, रेंज ऑफ एफ, है ना? तो रेंज ऑफ एफ क्या होता है, इमेजेस का कलेक्शन, क्या होता है, इमेजेस का कलेक्शन, है ना? तो इमेजेस का कलेक्शन क्या होगा, उसको हम, इमेज होती क्या है, जैसे ए की, है ना, जैसे ए है हमारा, तो ए की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी, नहीं होगी? ए की इमेज क्या है, यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या आ रहा है ना? एफ ऑफ जो भी आएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे, एफ ऑफ ए, है ना? तो ये क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक्स कहां से, कैपिटल ए से, एक्स कहां से, कैपिटल ए से, है ना? एक्चुअली बोलते हैं रेंज जो होता है उसको एज ए सेट मानते हैं, रेंज सेट मानते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज सेट, है ना? तो रेंज सेट में की मीनिंग क्या है, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे ए बी सी, है ना? इसको यहाँ भी दे, इसको यहाँ भी दे, इसको यहाँ भी दे, इसको यहाँ भी दे, तो ये क्या है, ये फंक्शन है, और इसकी रेंज क्या है, इमेजेस का कलेक्शन। इसकी रेंज क्या है, इमेजेस का कलेक्शन। तो इसमें क्या करोगे, जो रेंज इसका यदि बनाओगे, रेंज ऑफ एफ यदि बनाओगे तो क्या जाएगा, एफ ऑफ 1 कमा एफ ऑफ 2 कमा एफ ऑफ 3 कमा एफ ऑफ 4, यही तो बनाओगे ना, यही तो इमेजेस हैं। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या जाएगी, ए बी, और एफ ऑफ 2 की इमेज क्या जाएगी, ए, और एफ ऑफ 3 की इमेज क्या जाएगी, बी। और बी ऑलरेडी है तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, सेट के फॉर्म में बनाना है, क्या बनाना है, सेट के फॉर्म बनाना है। तो 3 की वैल्यू क्या है, बी, तो बी ऑलरेडी आ गया है तो उसको नहीं लिखेंगे। 4 की इमेज क्या है, बी, तो ऑलरेडी आ गया तो उसको नहीं लिखेंगे, तो उसको लिख सकते हैं बी कामा ए या ए कामा बी, इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना? तो रेंज क्या होता है, इमेजेस का कलेक्शन होता है। और रेंज आप जो देख रहे होंगे, जो रेंज है वो क्या है, ये हमारा डोमेन है, और ये जो है वो क्या है, रेंज है, और ये क्या है, वो कोडोमेन है, पक्का ना? ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। तो रेंज क्या होता है, हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसको हटा दें क्या, अब आते हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शन में, है ना? टाइप्स ऑफ द फंक्शन में क्या है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, है ना, इनटू फंक्शन, ठीक है, मेनी वन फंक्शन, है ना? तो इस टाइप से हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डालते हैं वन वन फंक्शन। वन वन को बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना? तो वन वन जो है फंक्शन क्या है, कि एक फंक्शन में क्या है, कि जो फंक्शन है उसमें कुछ चीज रिस्ट्रिक्शन कर दो, है ना? फंक्शन में क्या कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन कर दो,
तो उस टाइप के जो स्पेशल टाइप के फंक्शन कुछ निकल के आते हैं उनको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, है ना। तो इसमें क्या करना है कि जैसे हमने 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या करना है A B C D E, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन तो है, फंक्शन में जो प्रॉपर्टी थी उसको तो यहाँ पे लाना ही है, एक प्रॉपर्टी और इंक्लूड कर देना है ना। देखिए फंक्शन तो है, फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी, फंक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, माइंड मेरे को क्या क्या पहला तो ए और बी नॉनिमिटी हो तो ठीक है ना। चले ए और बी नॉनिमिटी, तो यहाँ पे वो ए और बी नॉनिमिटी यहाँ पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका नहीं है, क्योंकि आप फंक्शन बोल रहे हैं 1 1 फंक्शन बोल रहे हैं तो ऑलरेडी फंक्शन होना चाहिए, है ना। तो फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी यदि मेन देखोगे तो यहाँ का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहली तो ये। दूसरी क्या है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, दूसरी ये, ठीक है ना। अब यही फंक्शन को 1 1 कब बोलेंगे, जब किन्हीं दो एलिमेंट की जो इमेजेस हैं या इनमें से यदि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिया, कोई भी दो, हर एवरी एनी टू एलिमेंट्स, है ना, एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना, तो उनकी जो इमेज होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो है वो स्पेशल टाइप के फंक्शन आने लगेंगे और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्लियर ना। जैसे जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ को यहाँ पे भेज दिए ना, इसको यहाँ भेज दिए, अब क्या करना है, ये 3 को यदि भेजोगे, 3 को आप ए पे नहीं भेज सकते हैं, बी पे नहीं भेज सकते हैं, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं था। फंक्शन में था क्या, नहीं था, फंक्शन में सारे एलिमेंट को ए पे भेज सकते थे, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई। क्या आ गई रिस्ट्रिक्शन कि यदि ए की इमेज बी दी है ना तो 2 की इमेज बी नहीं दे सकते हैं। 2 की इमेज क्या, ए बी ए सी डी ई कुछ भी दे सकते हो ना, तो 2 की इमेज क्या आ गई, 3 की इमेज क्या दे सकते हो, ए और बी नहीं दे सकते आप, या तो आप सी दे सकते हो, डी दे सकते हो, तो ई दे सकते हो, कुछ भी दे दो, है ना, ऐसे दे दे। डी की इमेज क्या दोगे, या तो सी दे सकते हो या डी दे सकते हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन होता है। क्या हो जाएगा ये जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे, क्या डेफिनेशन में लिखेंगे, लेट f फ्रॉम a to b be any function is said to be s dot t dot b का मतलब है said to be 1 1 फंक्शन, 1 1 डालेगा if every distinct elements of A has distinct elements, distinct image in B, ठीक है ना। अब A और B को आप डोमेन कोडोमेन भी बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन कोडोमेन, है ना। दिस टाइप फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। ऐसे फंक्शन को, ऐसे स्पेशल टाइप के फंक्शन को क्या बोलोगे, 1 1 फंक्शन बोलोगे। क्लियर ना। इसका आप एग्जाम्पल भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर। आपसे बोला जाए ना, आपसे बोला जाए तो थोड़ा ठीक है, चीजों को आप रिस्ट्रिक्शन एक जगह करते हो ना, लेकिन रिस्ट्रिक्शन बहुत जगह होने लगती है 1 1 फंक्शन के लिए, ठीक है ना। ठीक है, जैसे हमने आपके पास है 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है, ए बी है ना। आप बताइए ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ से यहाँ पे 1 1 फंक्शन बना सकते हो, कभी कोशिश करो बनाने की, बनेगा नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि क्या करोगे 1 1 के लिए क्या है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज कब होगी, जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं उतने एलिमेंट होंगे तभी तो डिस्टिंक्ट इमेज होगी, ठीक है ना। जैसे आपसे बोला जाए ना, आप क्लास में बैठे हो और ऐसा बता दिया जाए ना, कोई टीचर बोल दे या कहीं भी बोल दे ना, ठीक है, या आपको स्टेज पे आपका जो है बेंच पड़ी है ना, आपको बोला जाए कि हर एक बेंच पे एक ही कैंडिडेट बैठेगा, है ना। तो जितने कैंडिडेट हैं उतनी तो कम से कम बेंच होनी चाहिए ना, मिस मारा है ना। 1 1 के लिए क्या है, एक हाँ मतलब वो जो है हर एक कैंडिडेट को पर्सनली बेंच मिलनी चाहिए ना। तो कहने का मतलब है जितने कैंडिडेट हैं उतनी कम से कम बेंचेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कैंडिडेट हो गए 100 और बेंचेस हैं 99, तो क्या करेंगे, बैठ सकता है, एक तो खड़े होके पड़ेगा फिर, समझे ना। तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 1 1 बनाने की कोशिश करते हैं तो 1 की इमेज बी भेज दिया, 2 की इमेज कहाँ भेजेंगे, अब ए पे भेज सकते हैं, और 3 की इमेज कहाँ भेजोगे, नहीं भेज सकते हो, इनमें कहीं भेजना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन है ना भाई,
फंक्शन है तो इसकी तो इमेज दोगे ना, ठीक है, तो कहाँ दोगे, इन्हीं में से कोई भी कहीं दोगे। तो कहने का मतलब इस टाइप का जो फंक्शन होगा ना वो 1 1 है क्या, बताइए है क्या है, नहीं है 1 1। तो 1 1 के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि जो डोमेन होता है ना उसकी कार्डिनलिटी जो है वो लेस आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन होना चाहिए, ठीक है ना। आपसे बोला जाए ना कि 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी है, 1 1 बनाइए फंक्शन, बन जाएगा, बन जाएगा, क्यों नहीं बन जाएगा, इसको यहाँ भी दे, इसको यहाँ भी दे, इसको यहाँ भी दे, बन गया 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पे यदि आपसे बोला जाए कि 1 2 3 4 है, नहीं 3 है, और ए बी सी डी है, आप बनाइए यहाँ से यहाँ फंक्शन 1 1, बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे भेज दे, यहाँ पे भेज दे, यहाँ पे भेज दे, कम से कम 3 एलिमेंट है या नहीं है, कम से कम जितने कैंडिडेट है उतनी बेंचेस है या नहीं है, है ना बेंचेस, बन जाएगा। एक बेंच खाली पड़ जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ के हर एक कैंडिडेट को एक अपना स्पेशल बेंच मिलनी चाहिए, बेंच खाली रह जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वही आपका हो जाएगा। तो नेसेसरी भी लिख सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर, नेसेसरी कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। क्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेसर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, डोमेन इज लेसर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। हो गया, चलिए देखो आप लोग जैसे ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, है ना। तो यदि चीजों को यदि आप ऑलरेडी पढ़ के आओगे ना तो थोड़ा और स्पीड में सिलेबस चलेगा, है ना। इतना ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे लेकिन जो है चीजों को थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और आपको पता है कि अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं बताना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियस 1 1 के बाद क्या आएगा, ऑन टू ही आएगा, ऑन टू फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, इनटू फंक्शन, है ना। उसके लिए नेसेसरी कंडीशन भी देख सकते हो ना। तो इस टाइप से यदि आपको पास कोई बुक हो, बुक याद मैं सजेशन कर दूं क्या, वो ले लो, ठीक है। कौन सी बुक लेना चाहोगे आप, यार लेना चाहो ना तो बीएससी की ही बुक पढ़ लो यार, ठीक है, मत कोई पढ़ो, बीएससी की ही बुक पढ़ लो जो आपको अच्छे लगे। लेकिन बीएससी में एक साथ जो है सीक्वेंसली नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलस, है ना, एडवांस कैलकुलस ये सब इधर उधर होते हैं ना। बीएससी फर्स्ट ईयर में अलग है, बीएससी सेकंड ईयर में अलग है, बीएससी फाइनल में अलग है, ठीक है ना। तो आप क्या कर लो, एससी मलिक या एसके मापा की बुक कोई ले लो, रियल की, है ना, वहां से पढ़ सकते हो। एससी मलिक या एसके मापा, एससी मलिक आप ले लो ना, एसके मापा थोड़ा हो जाएगा, एससी मलिक ले लो, हो जाएगा उससे, ठीक है। कल पढ़े अभी, चलिए देखते हैं सेकंड क्लास अभी ना, कि ये सर जो है फ्री होंगे तो अभी ले लेंगे ना।